हेलो मित्रों, मेरा नाम है चिराग गढ़वालिया। चैनल का नाम है छोटा मास्टर और जो चैप्टर है वो है इलेक्शंस। तो चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्शंस का हिंदी में मतलब क्या है। तो इलेक्शंस को हम हिंदी में बोलेंगे चुनाव। इलेक्शंस का मतलब होता है चुनाव करना, ठीक है। अपने नेताओं का हमें चयन करना होता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्शंस। अब सबसे पहले मीनिंग ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन इज़ अ प्रोसीजर वेयर बाय पर्सनस आर चूजन बाय वोटिंग टू रिप्रेजेंट द वोटर्स फॉर रनिंग गवर्नमेंट। अब इलेक्शंस का मीनिंग क्या है? तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह मतलब जिसके थ्रू हम अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम उन्हें चूज़ करते हैं, और उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के बाद फिर अगर वो जीतते हैं वोटिंग से, अगर उनके पास मेजोरिटी में वोट्स आती हैं तो वो फिर बन जाएंगे, वो हमारी मतलब वो हमारे नेता बनते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को फिर रन करते हैं, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ इलेक्शंस क्या है? तो काइंड्स ऑफ इलेक्शंस में हमारे इलेक्शंस के टाइप बताए गए हैं कि इलेक्शंस के अंदर किस किस मतलब टाइप के इलेक्शंस होते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शंस क्या है। तो डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नोन एज MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। जो MLAs होते हैं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, MLAs होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के थ्रू। यानी कि अब जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे यूपी है, तो यूपी के अंदर जैसे यूपी के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो यूपी के अंदर जब MLA के चुनाव होंगे, जब विधायक के चुनाव होते हैं, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली जाके इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। उसके अंदर मतलब इनडायरेक्टली नहीं होता। इनडायरेक्टली अभी मैं आपको समझाऊंगा इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होता है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हम। डायरेक्ट इलेक्शन होता है जब हम जो देश की जनता है या किसी स्टेट की जनता है वो अपने जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन्हें जाकर वोट दे, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। अगर जो डायरेक्टली जाके इलेक्ट करेगी जनता उसे कहेंगे हम डायरेक्ट इलेक्शंस। तो द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर नोन एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP और मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बस ये बताया है कि जो MP होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के मेंबर, और जो MLAs होते हैं वो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर। ये बताया है इसके अंदर, ठीक है। फिर है पीपल वोट डायरेक्टली फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो पीपल है वो वोट करते हैं डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, मैंने बता दिया। लॉ रेगुलेट्स द क्वालिफिकेशंस एज एक्सेट्रा ऑफ वोटर्स। तो जो लॉ है हमारा, लॉ जो रेगुलेट करता है वो करता है क्वालिफिकेशंस के, क्वालिफिकेशंस एज करता है, मतलब वोटर्स की जो क्वालिफिकेशंस है और जो एज है उन्हें वो रेगुलेट करता है, जो हमारा लॉ है, ठीक है। यानी क्वालिफिकेशंस हम कह सकते हैं जैसे 18 ईयर्स की एज होती है क्वालिफिकेशंस, और एज के अंदर 18 ईयर्स से प्लस की जो एज होगी उसमें जाके ही हम वोट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। फिर है हमारा एवरी एडल्ट पर्सन होल्ड्स द राइट टू वोट। जितने भी एडल्ट पर्सनस हैं उन सबको अधिकार है वोट देने का। जो 18+ लोग होते हैं उन सबको अधिकार है वोट देने का। देयर इज़ अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कोल्ड इलेक्टोरेट। एक बहुत बड़ी लार्ज बॉडी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्टोरेट। अब देखिए जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी जनता जाकर वोट करेगी डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो जो जितना भी वो मतलब पूरा ग्रुप, जो अगर हम उसे कलेक्टिवली एक पूरे जो वोटर्स का ग्रुप है उसे बोले कलेक्टिवली, तो वो बनेगा हमारा इलेक्टोरेट। और डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर तो मैंने बता दिया मतलब ज़्यादा जनता वोट करती है। और जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस मैं चलो आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक बता दूं, ऊपर से बता देता हूं मैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जब हम किसी अपने जिसे हमने इलेक्ट करा है उन्हीं का ही जो एक ग्रुप है वो और दूसरे बंदों को इलेक्ट कर रहे हैं, उसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर जो लोग वोट दे रहे हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। अब जैसे जनता है, यूपी की जनता है, तो यूपी की जनता के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा संख्या में लोग हैं। तो और अगर कोई वैसे मान लो प्रेसिडेंट बना रहे, प्रेसिडेंट बनाने के अंदर बस क्या कौन कौन लोग चाहिए होंगे? MP चाहिए होंगे, MLA चाहिए होंगे, और बाकी दिल्ली के मेंबर्स हैं और पौंडीचेरी के मेंबर्स हैं, ये सारे लोग मतलब चाहिए होते हैं उसके लिए। तो ये हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, मैंने ऊपर से बता दिया एक बार। अब इसका ही एक पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली। जो MLA हैं और जो MP हैं वो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं वो लोगों के थ्रू, ठीक है। ये बता दिया था। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में है पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो स्टेट की जनता, देश की जनता है, उसने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा, अब वही आगे चल के दूसरे जो लोग हैं उन्हें इलेक्ट करेंगे, जो जिनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर तो हम लोग इलेक्ट करेंगे, जनता जो है वो इलेक्ट करेगी अपने नेता को। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एक तरह से हमने ही करा है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली करा है क्योंकि हमने करा है दूसरे लोग को। जैसे अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। अब
जैसे मान लो ये हमारे जो जैसे कोई स्टेट है, यूपी स्टेट है, यूपी में देख लेते हैं हम एक बार। जैसे यूपी है, अब यूपी के अंदर जो यूपी की जो जनता है, मैं हाँ समझ ये रहा, जैसे जो यूपी की जनता है और यूपी के अंदर अब जनता ने जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करा, जनता कह लो, पब्लिक कह लो, कुछ भी कह लो। तो जब जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जब जनता वोट करेगी तो ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। अब अगर हमने अब इन्हें डायरेक्ट इलेक्शन में मतलब हमने इन्हें वोट दी तो ये हमारे नेता बन गए, अब ये मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, ठीक है। अब इसके बाद अब जो ये लोग हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमने जिता दिए मेजोरिटी वोट दे के, अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दूसरे लोगों को वोट देंगे। दूसरे लोगों में सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा प्रेसिडेंट का आता है और वाइस प्रेसिडेंट का आता है। तो जैसे मान लो ये प्रेसिडेंट है तो ये इसे वोट देंगे, ठीक है। तो जब हमने इन्हें वोट दिया, इन्होंने इन्हें वोट दिया, तो इनडायरेक्टली हम ही वोट दे रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहे, डायरेक्टली हम दे रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार। तो फिर हम देखेंगे अब इसके अंदर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ट्रीटेड एट पार। तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब के सब उनके साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है। अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब इलेक्ट हो गए हैं, अब कोई हमारे मंत्री लोग बन गए हैं, तो जितने भी मंत्री हैं उनके साथ सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल बॉडी ऑफ वोटर्स। तो जो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल बॉडी ऑफ वोटर्स है मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम संख्या में वोटर्स हैं, बहुत ज़्यादा कम संख्या में। मैंने आपको बता देता वो कैसे हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो लोग, राज्यसभा के मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इन सब का जो चुनाव है वो होता है इनडायरेक्टली, उनका डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो इन बोथ दीज केसेस द इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट। इन दोनों ही केसेस में इलेक्शंस जो हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट and the elected members of the legislative assemblies of the states including national capital territory of Delhi and the union territory of Pondicherry। अब इसके अंदर क्या बताया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होगा इनडायरेक्टली, किन लोगों के थ्रू, मतलब कौन लोग उन्हें वोट देंगे, तो वो होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स। हम उस जैसे मैंने बताया था जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो जनता हमें वोट दे रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो उसके अंदर जब वो वोट देगी हम उसे बोलेंगे इलेक्टोरेट, ठीक है। अब जो हम जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो बॉडी है उसे हम बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, अब उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, उनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। और कौन करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो हमारी विधानसभा है, एमएलए जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। और जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है उसके मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी उसके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जनरल इलेक्शंस क्या है। द इलेक्शंस हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years आर कॉल्ड द जनरल इलेक्शंस। अब जनरल इलेक्शंस का मतलब क्या है, देखो अब जैसे कोई कुछ चीज़ मान लो हमने, जैसे हमारी कोई क्लास ख़त्म हो गई, हमारी 10th क्लास में, जैसे मेरी 10th क्लास ख़त्म हुई तो मैंने 10th के बाद 11th में एडमिशन लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि 10th के बाद अब मैं 11th में एडमिशन ही ना लूँ, जब मुझे पढ़ना तो 11th में एडमिशन भी लूँगा मैं। अब जैसे जनरल इलेक्शंस है, अब जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या है कि जनरली ये तो जनरल चीज़ है एक। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन अपने 5 साल तक चले, 5 साल के बाद फिर अब दोबारा करने तो पड़ेंगे, तभी तो चलेगा हमारा देश। तो बस यही है कि जो लोकसभा की जब जो नॉर्मल टर्म 5 years है, जब वो एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसे जनरल इलेक्शंस बोल देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। तो मिड टर्म इलेक्शंस क्या हैं, इस तरह के जो इलेक्शन हैं, दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म 5 years। दिस इलेक्शन इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। अब मिड टर्म इलेक्शन क्या चीज़ है, मिड टर्म इलेक्शन है, अब जैसे जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो हमारी विधानसभा है और जो हमारी लोकसभा है, इसकी
जो जैसे टर्म चल रही है 5 ईयर्स की टर्म चल रही है, अब उस 5 ईयर्स की टर्म से पहले ही उसके अंदर जैसे कुछ भी वो डिज़ोल्व हो गई बीच में ही, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत आ गई सरकार के अंदर, तो जो उनकी फुल टर्म होती है 5 ईयर्स की वो पूरी नहीं हो पाती। तो फिर अगर अब जैसे उनकी डिज़ोल्व हो गई है सरकार, तो अब फिर भी चुनाव करवाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो देश चल सके। तो फिर दोबारा चुनाव होंगे तो उसे कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन। वो टर्म के बीच में हो रहे हैं, मतलब बीच में ऐसे नहीं कि बिल्कुल बीच हो गए 2.5 साल होंगे जब होंगे वे, ऐसे नहीं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन मिड टर्म है, टर्म के बीच में कभी भी हो जाएंगे वे, ठीक है। बाय जब डिज़ोल्व होगी तभी हो जाएंगे। अब देखते हैं बाई इलेक्शंस के बारे में। When a seat held by any member of the legislative assembly in the center or state falls vacant on account of death, resignation of the member before completion of his or her term, to fill up this vacancy the election which is held called by election। अब बाई इलेक्शन क्या है? जब कोई भी सीट किसी मेंबर ने हेल्ड कर रखी है, किसी मेंबर ने कोई जो सीट है वो होल्ड कर रखी है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, सेंटर में हो या स्टेट में हो। सेंटर में हमारी जो सेंटर में सरकार है भारत सरकार जो रहती है, और स्टेट में जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारी यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है, तो उसके अंदर अगर किसी ने कोई सीट होल्ड कर रखी है और वो वैकेंट हो जाती है, वैकेंट किस हिसाब से होगी वो, मतलब वो खाली हो जाती है, वैकेंट का मतलब खाली हो जाती है जब सीट, वो उस पर कोई नहीं होता उस सीट पर, तो उसका एक कारण हो सकता है या तो उस बंदे की डेथ हो गई है, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है अपने टर्म पूरी होने से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया, यानी कि 5 साल की, ज़्यादातर 5 साल की टर्म होती है, ठीक है। और टू फिल अप दिस वैकेंसी द इलेक्शन विच इज़ हेल्ड कॉल्ड बाई इलेक्शन, मतलब या तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया है या फिर उसने जो उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बीच में जो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर सीट के लिए जो इलेक्शन होगा उसे कहेंगे बाई इलेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम इलेक्शन कमीशन क्या है। तो कीपिंग इन व्यू द ग्रेट इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पार्ट 15 आर्टिकल्स 324 टू 329। अब ये क्या चीज़ है इलेक्शन कमीशन? अब इलेक्शन कमीशन है, इसके अंदर क्या है कि एक पूरा कमीशन बना रखा है जो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करता है, उसकी डेट वगैरह जो वो यही चीज़ें देखता है, ये सब चीज़ें। और इसके अंदर जो इसके चुनाव चिन्ह, जैसे किसी भी नेता को कोई चुनाव लड़ना है, कोई निर्दलीय आदमी है, मतलब उसके पास वो किसी दल में नहीं, किसी पार्टी में नहीं है, तो उसे चुनाव चिन्ह भी यही देंगे और पार्टी को भी चुनाव चिन्ह भी यही देते हैं जब कोई पार्टी बनती है तो, ठीक है। अब ये बता दें कीपिंग इन व्यू द ग्रेट, हाँ, इस चीज़ को देखते हुए, हमने चुनाव को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के लिए हमने 15 जो हमारा पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल्स तक हमने इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में लिख दिया है, ताकि जो फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो सके, यानी कि किसी के साथ मतलब कहीं भी किसी चुनाव में घपलेबाजी ना हो उस हिसाब से, तो इलेक्शन कमीशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? आर्टिकल 324 क्लोजेस 1 to 6 डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड अदर रिलेटेड इशूज़। अब जो हमारा आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके फर्स्ट क्लोज से लेकर 6th क्लोज तक उसके अंदर लिखा गया है हमारे इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उससे और बाकी उससे जो अलग इश्यूज़ हैं रिलेटेड, जो उससे इश्यूज़ हैं वो भी इसी के अंदर लिखे गए हैं 324 आर्टिकल्स के अंदर, 324 आर्टिकल के अंदर फर्स्ट क्लोज से लेकर 6th क्लोज तक, ठीक है। फिर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC स्टैंड्स एट द टॉप इन द हायरार्की ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब क्या है? तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जो हमारा चीफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC, वो सबसे टॉप पे होता है हायरार्की में। अब देखते हैं हम टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इसकी टर्म कितनी है, ये कब तक रहेगी इसके अंदर, जो नौकरी होती है इसके अंदर इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और जो कंडीशंस है सर्विस की वो देखते हैं, ठीक है। पहली जो है वो है दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, वो 6 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं सब लोग उसके अंदर। एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर्स शैल बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियन। अब ये क्या चीज़ है? अब ये है कि अगर जैसे मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी मतलब कमिश्नर बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे हायरार्की सबसे टॉप पे होता है वो, ठीक है। अब उसके ओपिनियन वो कुछ कह रहा है और जो बाकी के कमिश्नर हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी बात से जो मतलब जो बाकी जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हमारे, वो भी उसकी बात से सहमत हैं, तो उसमें ये देखा जाएगा कि किसकी तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। हाँ, मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। अब जैसे 6 हमारे जो कमिश्नर हैं
तो एक मान लो ये है, उसमें एक मान लो ये है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये तो है हमारा CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो है हमारा, ये हमारा एक नॉर्मल सा कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन मतलब चीफ तो नहीं है, हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। ये सिर्फ EC है। अब 6 मेंबर्स हैं इसके अंदर, 6 कमिश्नर्स हैं, एक ये रहा, एक इधर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस वाले एक की तरफ, इस वाले की तरफ मान लो 2 बंदे चले गए, 2 इसकी तरफ आ गए। अब इसकी तरफ मान लो, इसकी तरफ मान लो 1 चला गया, तो वोटिंग किसकी साइड ज़्यादा हुई, वोटिंग होगी CEC की तरफ ज़्यादा है। तो जो CEC फिर जो ओपिनियन है, जो मतलब बहस चल रही थी इनके बीच में, वो जो ओपिनियन के ऊपर इनकी बहस चल रही थी, फिर उसके अंदर CEC जीत जाएगा, फिर उसी ओपिनियन को माना जाएगा, फिर उसी का ही मतलब जो जिसके पास ज़्यादा वोटिंग आई है वही माना जाएगा। और एक अब भी बच गया, मुझे पता है एक अब भी बच गया है, वो तो मान लो वो जा ही नहीं रहा, किसी की भी साइड नहीं जा रहा, उसे कुछ सही लग ही नहीं रहा, तो उसे तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब जैसे मैं हटा देता हूँ, हाँ, तो अब देखते हैं हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पावर्स और फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन के। द इलेक्शन कमीशन हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। जो इलेक्शन कमीशन की वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, यानी कि इसकी पावर्स बहुत सारी पावर्स हैं, इसकी ज़्यादा ही पावर्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये किस चीज़ के अंदर आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है 1996 का, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है हमारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करना, उसके अंदर कुछ ऐड करना, या किसी चीज़ को हटा के कुछ नई चीज़ लाना, या सिर्फ हटा देना, ठीक है। इसे बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ये चीज़ है। जो फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर, अब फंक्शंस देखते हैं इलेक्शन कमीशन के क्या हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। तो सबसे पहला क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं उस सबको प्रिपेयर करना, और जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव के अंदर खड़ी हो रही हैं उनको सबका रजिस्ट्रेशन करवाना और उन सबको पहचान देनी। और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स क्या कह सकते हैं, हम चुनाव चिन्ह यही प्रदान करते हैं, जितने भी निर्दलीय लोग हैं या फिर जो पार्टी के लोग हैं सबको यही चुनाव चिन्ह देते हैं। फिक्सिंग डेट्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस, डेट फिक्स करना इलेक्शंस की और इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, ये भी इन्हीं का ही काम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करवाना, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे कि कुछ भी किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, ये भी इन्हीं का ही काम है। मतलब भेदभाव नहीं करा जाए किसी भी पार्टी के साथ, सबको समान जो है वोट का वो दिया जाएगा, मतलब गलती नहीं की जाएगी वोट की गिनती में, जैसे कोई घपलेबाजी कर देते हैं वो नहीं की जाएगी किसी के साथ भी। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, अब देखो जैसे गिनती में हो गई गलती किसी से, वो तो गलती से हो ही जाती है, जानबूझ के नहीं करी जाएगी, ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, अब पोलिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट क्या है, जो पोलिंग बूथ जहाँ पे जाकर लोग वोट करते हैं वहाँ पर ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ की देख रेख करते हैं पूरे पोलिंग बूथ की, उसे उसका पोलिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, कौन से पोलिंग बूथ पे कौन सा ऑफिसर बैठेगा, ठीक है। स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स की जांच करना है, यानी कि जो हमारे जो पेपर्स जो ये सबमिट करते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं ये लोग, इलेक्शन कमीशन को अपने पेपर सबमिट करते हैं कि हमें चुनाव में खड़ा होना है, हमें वो दे दो, चुनाव चिन्ह दे दो, मतलब ये चीज़ें पूछते हैं ये, तो उन सब की जांच करना भी इन्हीं का काम है। इलेक्शन एक्सपेंसेस की स्क्रूटिनी, यानी कि जो खर्च हुआ है जितना भी इलेक्शन में उस सब की भी जाँच यही करता है। एडवाइजरी फंक्शंस, एडवाइजरी फंक्शंस हैं, यानी कि एडवाइजरी फंक्शंस का मतलब है एडवाइस करना, ठीक है, एडवाइस वाले फंक्शन थे इनके। सबसे लास्ट में अब एक पॉइंट आता है फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, द राइट टू वोट। फ्रेंचाइजी यानी कि आपने एक नाम सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सीधा सीधा है, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, अब जैसे ये है हमारी यूनिवर्सल, इधर गया पेन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। राइटिंग पे जाना मत क्योंकि उंगली से लिख रहा हूँ मैं, देख लो, ठीक है। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल क्या है। ये यूनिवर्सल क्या चीज़ है, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह हो,
हर जगह हो, मतलब हर देश में हो, हर जगह, मतलब जहाँ भी कुछ चीज़ है हर जगह यही हो, यूनिवर्सल, यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्सल, ठीक है, हर जगह यही चीज़ होगी। फिर एडल्ट क्या है? एडल्ट का मतलब होता है 18+, जितने भी 18+ बंदे हैं वो आते हैं एडल्ट्स में। फिर फ्रेंचाइजी क्या है? अब फ्रेंचाइजी का मतलब देखो मैंने यहाँ बता दिया था, ये रहा, ये पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी का मतलब है द राइट टू वोट। फ्रेंचाइजी का मतलब और कुछ नहीं, द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। अब इसका पूरा मतलब क्या बैठता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो मतलब बैठता है हमारा, वो है पूरे यूनिवर्स के अंदर, यानी कि हर जगह हर देश के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइजी 18+, जो 18+ जो बंदे होंगे, फ्रेंचाइजी द राइट टू वोट। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे देश के अंदर, जितने भी देश हैं इस दुनिया में, उस देश के अंदर जहाँ भी वोटिंग होती है वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, यानी कि 18+ जो लोग हैं उन्हें ही राइट टू वोट होगा, यानी कि वही वोट दे सकते हैं, उन्हें ही अधिकार है, 18 से नीचे को किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना 12th तक भी हो, तो आपको अभी अधिकार है नहीं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे लिए अभी है नहीं, जब हम 18+ हो जाएंगे तब हमें राइट मिल जाएगा वोट देने का। तो चलिए अपने 18+ होने तक का इंतज़ार करिए और मेरी नई वीडियो का भी इंतज़ार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। चलिए आज के इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपका अपना चिराग गढ़वालिया, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।